यहाँ पर इस मौके पर उपस्थित तमाम हमारे मेहमान, मुख्य अतिथि, अलग अलग संगठनों से आए हुए हमारे किसान सभा के जिला के प्रधान श्री नंबरदार जी भूरा साहब और अलग अलग संगठनों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, और हमारे CITU के राज्य के नेता, जिला के सेक्रेटरी, जिला के अध्यक्ष सुरेश कुमार जी में हमारे बीच में पहुंचे हैं। तमाम जो साथी यहाँ आए हैं इस मौके पे, कारीगर, मजदूर, छोटे कारोबारी, सबसे पहले मैं CITU की ओर से, अपनी ओर से आप तमाम साथियों को विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा भाषण की यहां कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही वैसा हमें करना चाहिए। विश्वकर्मा जी एक प्रकार से हमारे पूर्वज हैं। इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर ये जो गांव शहर बसे हैं और ये जो निर्माण का काम हजारों साल पहले जब शुरू हुआ, उसी की निरंतरता में जब राज्य रजवाड़े हुए पूरी दुनिया के अंदर, उन्हीं में से एक बेहतर इंजीनियर, एक बेहतर कारीगर, जिसने सैकड़ों कारीगर, हजारों कारीगरों को अपने मातहत उन्होंने निर्माण करना सिखाया, बेहतर तकनीक विकसित की, कैसे महल अटारियां खड़ी होती हैं। ऐसे बहुत ही उम्दा उस दौर के बेहतर इंजीनियर थे विश्वकर्मा जी। और अब हम जब उन्हें आज याद करते हैं तो हमारा जो सीना है वो गर्व से जो है वो ऊंचा हो जाता है कि हम हमारे ऐसे पूर्वज रहे हैं। आज जब हम दुनिया के अंदर, देश के अंदर बहुमंजिला इमारतें देखते हैं, जिनकी कल्पनाएं शायद सैकड़ों साल पहले किसी ने नहीं की थी, आज वैसी इमारतें जो देखते हैं, ऐसे चमक धमक जो देखते हैं, अगर इनका श्रेय अगर जाता है तो उस देश के कारीगरों, उस समय के उस दौर के कारीगरों को जाता है, और उनमें भी विश्वकर्मा जी जिनको हम पूजते हैं, ये उस दौर के सबसे बड़ी हकीकत है, हैसियत है। ये अलग बात है कि हम उनको भगवान के रूप में हम उनको पूजते हैं, और वो इसलिए पूजते हैं क्योंकि उस दौर में वो इतने अच्छे बेहतर इंजीनियर थे। राज्य रजवाड़े उनको जो है अपने यहाँ बहुत उनको सम्मान देते थे, उनसे महल और इस तरह की अटारियां जो उनका निर्माण करवाया गया था, मंदिरों का, देवताओं के उन्होंने बड़ी बड़ी जो है ऐसी मूर्तियां, ऐसे स्थापत्य स्थापित किए थे। तो एक तरीके से भगवान में, देवताओं में रहते रहते हमारे उनके जो कारीगर थे, उनके मातहत जो काम करते थे, जो जनता, वो उनको भी एक भगवान मानने लगी। और ये हमारी सभ्यता का, हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है कि जिन लोगों ने अपने समाज के लिए, उनके भले के लिए, उनके उत्थान के लिए, जीवन में उनके बेहतरी की जीवन के लिए अगर किसी ने काम किया तो उसको हम याद करते हैं। और याद करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनको याद करते रहते पीढ़ियां बदलती रहती है, तो वो एक अपने आप में भगवान बन जाते हैं। वो हमारे बीच के जो हमारे उद्धार के लिए जिन्होंने काम किया, हमारे जो है बेहतरी के लिए जो काम किया उस दौर में, और अच्छे बहुत बेहतर कारीगर थे, इंजीनियर थे, तो आज हम उनको भगवान के रूप में धीरे धीरे करके पूजने लग गए। तो ये एक स्थिति है, जैसे हम महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहते हैं, जैसे हम कबीर के बारे में कहते हैं, जैसे हम रैदास के बारे में कहते हैं, उन्होंने भी समाज के लिए, उस समय समाज सुधार के लिए बहुत ज्यादा काम किया। जीवित व्यक्ति थे, हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन उन्होंने इतना कुछ किया अपने समाज के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, कि आने वाला आगे जो पीढ़ियां आई सैकड़ों साल बाद, वो आज उनको उनके मंदिर बना रही है, उनको पूज रही है। रविदास को भी, महर्षि वाल्मीकि को भी, रैदास को भी, गुरु नानक को भी
गुरु नानक ने जो है अपना जीवन जो है वो अपना घर बार छोड़ के पूरे जो है जनता के लिए वो निकल गए, कभी भी वो अपने घर वापस नहीं गए। तो ऐसे ही जो है विश्वकर्मा जी हमारे लिए पूजनीय हैं और ये अवसर है उनको याद करने का। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो हम क्या याद करें और कैसे हम जो है कैसे जगह पे हम रह रहे हैं, किस जीवन में रह रहे हैं, कैसे संकटों से हम गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर हमें जरूर कुछ बात हमें करनी चाहिए। तो हम जो है जब ये मना रहे हैं उस समय हम देखते हैं चारों ओर जो माहौल है, एक तरफ हम देखते हैं कि कोई भी काम जो है एक चिनाई का काम, निर्माण का काम, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं, जब उस इमारत की जब नींव खुदती है वहां पर मजदूर काम करना शुरू करता है और वो 20-30 मंजिल जब बिल्डिंग बड़े बड़े शहरों के अंदर बनती है, चमचमाती हुई बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं, तब तक वो मजदूर कारीगर उस पर काम करता है। उसके बाद जब वो पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद उस कारीगर मजदूर को उस बिल्डिंग में अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां निर्माण करने वाला जो कारीगर मजदूर है, जो काम करता है, जो अपना पसीना बहाता है, वो जो है उसकी जो हालात है निश्चित तौर पर उस पर हमें जिसके लिए, जिसके उत्थान के लिए, जिसकी बेहतरी के लिए विश्वकर्मा जी ने बहुत काम किया उस दौर में, उसकी जो हालात है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और हमें याद आते हैं कर्ण प्रभात, जिनका कल जो है बाय चांस ऐसा हुआ कि कल जो है कल ही उनका पुण्यतिथि थी। कल से 14 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनको हमसे छीन लिया गया, प्रकृति ने हमारे बीच में नहीं रहे। और इस यूनियन को भी, इस संगठन को भी उन्होंने बढ़ाने में इसके अध्यक्ष रहे और इसका निर्माण करने में, इसको खड़ा करने में उन्होंने बहुत ही बुनियादी भूमिका अदा की। आज हम उनको भी इस मौके पर हम उनको याद करते हैं। और प्रभात सिंह कहते थे कि देखिए, मजदूर जो काम करता है, जो कारीगर मजदूर जो काम करता है, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी जो मजदूरी है उसकी जेब में मिलनी चाहिए। ऐसा एक जो है ऐसा एक वातावरण बनना चाहिए। इस काम के लिए वो लड़े, वो हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनको याद करते हैं। तो कैसे हालात में हम रह रहे हैं, संकट बहुत बड़ा है। कोरोना के बाद बहुत ज्यादा हमारे साथ खासकर जो है दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है निर्माण की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। निर्माण का जो क्षेत्र है जिसमें भवन निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण है एरिया है उसका, तो ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उद्योग है। छोटे से छोटा कमरा से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है पूरी दुनिया के अंदर है। और ये कोरोना के बाद से खासकर बड़े संकट के अंदर से दौर गुजरे हैं। और हम ये याद करते हैं 2 साल पहले की जो स्थिति, जब लॉकडाउन लगा, हालात ये हुई कि लोगों को 1500 किलोमीटर तक जो है पैदल चल के अपने घरों को जाना पड़ा। ऐसी हालात है निर्माण के कारीगर और मजदूर की इस व्यवस्था के अंदर, जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, जिस व्यवस्था में हम ये त्योहार मना रहे हैं, विश्वकर्मा जी को हम याद कर रहे हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हो रहा है, क्या ये होना चाहिए? एक हमारे बुजुर्ग, हमारे जो है पीढ़ियां गुजर जाती हैं काम करते करते। एक कारीगर मजदूर आता है अपने जगह से, अपने गांव से उठ के शहर में आता है, एक शहर से दूसरे शहर जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, इस बात के लिए कि अपने परिवार का बेहतर जीवन देगा, उसके बच्चों को बढ़िया पढ़ाई मिलेगी, उसका बच्चा भी जो है उस जीवन को छोड़ के कोई बेहतर जीवन जाएगा। उसका बच्चा जो है मिट्टी से मिट्टी नहीं होगा, बल्कि वो भी पढ़ेगा लिखेगा और अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाएगा। इस काम के लिए आते हैं, पीढ़ियां खप जाती हैं, रहने की जगह नहीं होती, ऐसे ऐसे मकानों में रहने पड़ता है जहां एक कमरे के अंदर 6-6, 8-8 मजदूर कारीगर रहते हैं, शिफ्टों में रहते हैं। वहां कोई जो है रहने की व्यवस्था नहीं होती, नालियों के अंदर जो गंदा पानी होता, नालियों की गंदे पानी की निकासी नहीं होती, वहां पर कोई किसी प्रकार की अन्य सुविधा नहीं होती। हम ये कहना चाहते हैं ये कैसा सिस्टम है? हम कहते हैं इसे भारत की बात करते हैं, जिस भारत का कहते हैं कि यहां ये तो दुनिया का जो है नंबर 1 देश बन जाएगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय पर वो ऐसी भाषा बोलते हैं कि हमने देश को दुनिया में नंबर 1 बना दिया है। हम ये कहना चाहते हैं आज भी इस देश के जो है 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान की सरकार कह रही है, जिनको 5 किलो अनाज जो है प्रति व्यक्ति के हिसाब से हिंदुस्तान की सरकार उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको वितरण करती है।
तो जिस देश में 135 करोड़ में से 80 करोड़ लोग जो हैं उनको 5 किलो अनाज की जरूरत होती है, वो भी सरकारी मदद की जरूरत होती है, वो देश कहा जा सकता कि वो देश तरक्की कर रहा है? तरक्की निश्चित तौर पर इस देश में हो रही है। इस देश में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। इस देश को अगर संवारा है, सजाया है, वो मजदूरों ने, कारीगरों ने, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर काम करता है, चाहे वो चिनाई के अंदर काम करता है, चाहे वो खुदाई के अंदर काम करता है, चाहे वो मेहनत खेत के अंदर करता है, चाहे खान में काम करता है, चाहे वो आसमान में काम करता है। इस देश को, इस दुनिया को सजाया है मजदूर ने। लेकिन बदकिस्मती इस देश की है, बदकिस्मती हमारी है कि जब संसद के अंदर कानून बनते हैं, वो कानून पास होते हैं मजदूरों के खिलाफ, हमारे बारे में बोलने के लिए 6 सांसद नहीं होते। 542 सांसदों में से 6 सांसद केवल मजदूरों के बारे में बोलने के लिए होते हैं। ये सही बात है। किसानों के बारे में जब कानून पास हो रहे थे, विपक्षी पार्टियां, सारी की सारी विपक्षी पार्टियां समेत कांग्रेस, सबने बॉयकॉट किया कि किसानों के खिलाफ जो कृषि कानून वो पास नहीं होने चाहिए। लेकिन जब मजदूरों का मामला आया, जब मजदूरों के कानून, जब उनके खिलाफ जो कानून पास हो रहे थे, 4 लेबर कोड, केवल 6 एमपी थे जिन्होंने विरोध किया। और वो कौन थे? ये लाल झंडा लगा हुआ है, इसके एमपी थे। इसके अलावा कोई एक एमपी नहीं था जो मजदूरों के बारे में सत्संग के अंदर बोल सके। हम एक ऐसी व्यवस्था के अंदर रह रहे हैं, मजदूरों के इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि जब हम विश्वकर्मा जी को याद करते हैं, उन्होंने अपने दौर में जो मजदूरों के लिए काम किया, उनकी बेहतरी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनको सुविधाएं मिले, उनके लिए जो काम किया, इस समय पर जो हम हैं, इस समय पर जो सिस्टम है वो हमारे लिए क्या कर रहा है? वो हमारे लिए तो ये कर रहा है कि जो 1996 में कानून बनवाया था, इन्हीं लाल झंडे की पार्टियों के समर्थन से कानून बना था, जो निर्माण के कारीगर मजदूरों के लिए, जिसके तहत श्रम निर्माण के मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बना। आज जो बीजेपी की सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, जो कहती है कि हम सत्ता के सबसे, हम जो मजदूरों के सबसे बड़े हितैषी हैं, आज जो उस कानून को खत्म करने की तैयारी कर रही है। मजदूरों को जो है उनके हित के लिए इकट्ठा हुआ पैसा उनको नहीं मिलता, उनके बच्चों को वजीफे नहीं मिलते, उनके जो काम करते हैं उनके लिए उनके औजारों का पैसा नहीं मिलता। अगर उनकी डेथ हो जाए, उनकी बेटी की शादी हो जाए, तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है, उनको धक्के खाने पड़ते हैं कन्यादान लेने के लिए। ये हालात है, ये हालात पैदा किए बीजेपी की सरकार ने। जब हम याद कर रहे हैं विश्वकर्मा जी को, तो हम अपने बच्चों को याद करें, हम उनके साथ जोड़ें, उस संबंध को जोड़ें कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज हालत क्या है? यहां पर हम चौक पे खड़े होते हैं, पहले जितना काम मिल जाता था नहीं मिलता। सारा दिन आता है मजदूर, वहां खड़ा हो रह के चला जाता है, खाली टिफिन वापस अपना खा के रोटी चला जाता है। दिहाड़ी नहीं मिलती। पहले महीने में जो है वो 25 दिन दिहाड़ी मिल जाया करती, आज वो 15 दिन दिहाड़ी नहीं मिलती। कारीगर की हालात है। ये कैसे पैदा हो गई? कोरोना के बाद से उद्योग धंधे समाप्त हो गए, निर्माण के काम कमजोर हो गए। क्यों ऐसा हुआ? लेकिन इसी टाइम पर आप देखोगे हिंदुस्तान खरबपतियों के मामले में 7वें नंबर पर पहुंच गया। जितनी पूरी दुनिया के अंदर खरबपतियों की संख्या है, हिंदुस्तान उसमें 7वें नंबर पर पहुंच गया। और हमारे देश के जो चंद पूंजीपति हैं, उनकी दौलत इतनी हो गई, आज 10 पूंजीपतियों की दौलत जो है 10 लोगों के पास, देश की 55% धन संपदा उन लोगों के पास है। कोरोना टाइम पर भी एक ऐसा जो है व्यापारी, जिसको अडानी बोलते हैं, गौतम अडानी, जो 14 से पहले कोई छोटा सा एक व्यापारी होता था, आज वो दुनिया का जो है तीसरे नंबर का जो पूंजीपति बन गया। आज वो हिंदुस्तान का पहले नंबर का पूंजीपति बनने के लिए तैयार है। क्यों? क्या उसने अच्छा कमाया है? क्या उसके पूर्वजों ने कमाया है? राज के साथ सांठगांठ करके आज जो है हमारे तमाम जो है जन कल्याण की जितनी सुविधाएं हैं वो सारी खत्म की जा रही है। सारे विभाग खत्म किए जा रहे हैं। सरकारी विभाग, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे तेल हो, चाहे डाक हो, सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है। और जहां सरकारी नौकरी का सिस्टम खत्म किया जा रहा है, हमारे संविधान पर हमला है। एक ऐसी सरकार राज में बैठी हुई है जिसका इस संविधान में कोई यकीन नहीं है, जो कहती है कि ऐसा संविधान, इसकी हमें जरूरत नहीं है, जो समानता की बात करता हो, जो बराबरी की बात करता हो, जो महिला और पुरुष की बराबरी की बात करता हो, जो अमीर और गरीब की बराबरी की बात करता हो, जो दलित और जनरल की ये बराबरी की बात करता हो। वो कहते हैं पढ़ाई सबका अधिकार नहीं होना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी जो है, जो आज राज में है, उनका पूरा बाकायदा सिद्धांत है कि पढ़ना सबको नहीं चाहिए, केवल कुछ लोगों का अधिकार होना चाहिए। इसलिए गरीब लोगों को, दलितों को,
पिछड़ों को आपको पढ़ाई से बाहर रखना है, इसलिए नई शिक्षा नीति लेके आ गए। आज सब शिक्षा को मटियामेट करने की तैयारी है, सारे सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। आप समझ लीजिए हरियाणा में खट्टर सरकार ने जो किया है, चिराग योजना शुरू की है, उस चिराग योजना में आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में अगर आप दाखिल करते हो, मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से, आपको अपनी जेब से 500 रुपए देने पड़ेंगे हर महीने। लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाओ, सरकार आपको 1100 रुपए देगी, और ये 2 साल तक 3 साल तक चलेगा। उसके बाद सारे सरकारी स्कूल बंद, और आज जो गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे जो पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत उनको अक्षर ज्ञान मिल जाता है, और वो जाके कहीं जाके कोई मास्टर कोई कुछ बन जाता है, वो रास्ता भी खत्म करने जा रही है बीजेपी की सरकार। इनके खून में, इनके सिद्धांत में, इनके विचार में यह है कि पढ़ने का अधिकार जो है ना महिला को होना चाहिए, ना दलितों को होना चाहिए, ना गरीब लोगों को होना चाहिए। ये वोट का अधिकार भी सभी को नहीं होना चाहिए। आप देख लेना, मैं यहां से बोल रहा हूं, आज से 5-7 साल बाद देख लेना, आप सोच लेना इस बात को, अगर ये बीजेपी आरएसएस सत्ता में रही तो वोट नहीं डला करेंगे, वोट नहीं डलेंगे। अभी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिन राज्यों के अंदर बीजेपी के खिलाफ सरकार आती है, वहां बेशक दूसरी सरकार आ जाए, एमएलए को तोड़ के वहां सरकार बदल देते हैं। मशीनों के अंदर जो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में संविधान को खत्म करेंगे, जहां वोट डालने का सभी को अधिकार है। आप इस बात को सोच लीजिए, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सोच के लोग हैं। इसलिए जो इस संकट के अंदर, जहां हमारे संविधान पर हमला है, जहां बराबरी के अधिकार पर हमला है, जहां हमारे बच्चों की पढ़ाई पर हमला है, जहां हमारे रोजगार पर हमला है, हम इस बात को समझें कि आज यूनिटी, एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए तमाम जो कारीगर मजदूर हैं, अपने आसपास के तमाम जो मजदूर साथी हैं, वो कहीं भी काम करता है, चाहे दुकान पे काम करता है, चाहे ऑटो चलाता है, चाहे रेडी लगाता है, चाहे फैक्ट्री में काम करता है, चाहे कोई स्कीम वर्कर है, वो सब एक हों। और उसके साथ ही जो छोटा किसान है, जो आज संकट के अंदर है, जो कर्जे के अंदर है, उसको भी साथ लें और बड़ी एक किसान मजदूर एकता की ओर बढ़ें। निश्चित तौर पर विश्वकर्मा जी का जो सपना है हमारे कारीगरों के, मजदूरों के बारे में, वो सपना तभी पूरा होगा जब हमारी मुक्ति होगी, और हमारी मुक्ति तभी होगी जब हम जो है, हम ये गर्व से कह सकेंगे, ये हम खुल के कह सकेंगे कि हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, हमारा घर बहुत अच्छा है, हम जो है हमारे बच्चों को रोजगार अच्छा मिलेगा, बेहतर जीवन है, वो तभी होगा। यही सपना था विश्वकर्मा जी का, और आज हम उनको याद करते हुए उनको दोबारा से प्रणाम करते हैं, और हम ये संकल्प लेते हैं कि निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो उस समय पर जो काम किए गए हैं,